So let us begin. मैं जो जर्नी लूंगा, पहले मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक बॉल बाउंस हो रही है, ठीक है, और उस बाउंसिंग बॉल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे वेरी करे। पहले तो हम इस चीज का एक ग्राफ जो है ड्रॉ कर लेते हैं। केसेस इसी तरह से आते हैं जनरली, बॉल ऊपर से गिर रही है, बाउंस हो रही है, मूवमेंट है। तो लेट्स से a ball dropped from a certain height. certain height से बॉल को ड्रॉप किया गया, मैं उसका ग्राफ बना मल्टीपल बाउंसेस मैं दिखाऊंगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो लाजमी बात है पॉजिटिव नेगेटिव्स की अहमियत है। अब पहले उसके बाद फिर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो भाई हमारे पास y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट, on the x axis we have time. So if a ball is dropped from a certain height, see कि भाई ये ground है, we have the ball dropped from a certain height over here. तो मैं रेफरेंस लूंगा किसी ना किसी चीज को, कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा रेफरेंस से होता है, तो ये ग्राउंड जो है ये मेरा रेफरेंस है इस वक्त, मैंने ग्राउंड को रेफरेंस बना। तो जर्नी जब स्टार्ट हुई है तो उसकी कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट है, कैपिटल एच की तरह। जर्नी स्टार्ट हुई है, उसकी कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट है कैपिटल एच की तरह। जैसे ही मैं उसको रिलीज करूंगा वो ग्राउंड की तरफ आना शुरू होगा और इसकी डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगी, क्योंकि जब वो रेफरेंस की तरफ जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट रिड्यूस हो रही होगी उसकी, और जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा होगा उसकी वेलोसिटी में इजाफा हो रहा होगा, ग्रेविटी से एक्सीलरेट करवा देगी। तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिन की तरफ आ रहा है और मैंने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ट्रीट किया हुआ था, मतलब जब तक मेरा ऑब्जेक्ट ओरिजिन से ऊपर है उस वक्त तक वो पॉजिटिव है, ओरिजिन से नीचे जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगी। तो वो बॉल जो है वो ग्राउंड पे बार बार बाउंस कर रही है, लेकिन मतलब ग्राउंड से नीचे जाने का तो कोई सिलसिला नहीं। ग्राफ कैसे बनेगा? आपका ग्राफ हॉरिजॉन्टली शुरू होगा और वर्टिकल में। हॉरिजॉन्टल स्टार्ट होने से मतलब ये है कि आपके पास इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जीरो था, तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इनिशियल वेलोसिटी आपके पास जीरो थी, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे गिरता रहा, थोड़ा सा छोटा बना दो, वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ती रही, इसलिए ग्रेडियंट में भी इंक्रीमेंट। यहाँ पे बॉल ग्राउंड को हिट करता है, डिस्प्लेसमेंट उसकी जीरो हो जाती है, वो रिबाउंड करेगा, सही, वो रिबाउंड करेगा तो अब वो वापस ऊपर जाना शुरू करेगा। मैं अज्यूम करता हूं कि एनर्जी लॉसेस वगैरह कुछ नहीं है, हमारे पास एनर्जी लॉसेस नहीं है, ये पोजीशन थी। तो जैसे ही वो रिबाउंड करके ऊपर की तरफ जाएगा तो उसी हाइट पे पहुंचेगा जिस हाइट से उसे फेंका गया था। ये चीज, it will reach the exact same height in the exact same manner जहां से उसे हमने ड्रॉप किया। और
मैं इसको थोड़ा सा और जो है वो इलोंगेट करना चाहूँगा ताकि जो पोर्शन है वो पूरा आपको समझ में आ सके। अब मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद बॉल वापस दोबारा ड्रॉप करेगी। अगेन सेम मोशन। सेम तरीके से वेलोसिटी दोबारा बढ़ेगी और इसी तरह मल्टीपल टाइम्स आप इस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे the ball hits the floor, इधर और इधर, वो इन पोजीशंस के ऊपर जो बॉल है वो आपके फ्लोर को हिट करने का काम कर रही है। तो आप जितना चाहें इस ग्राफ को कंटिन्यू कर सकते हैं, मल्टीपल बाउंसेस होते रहेंगे, बॉल इसी तरह से अपना ग्राफ जो है वो कंटिन्यू करती रहेगी। लेकिन ये ग्राफ मैंने ये सोच के बनाया है कि मेरे पास कोई एनर्जी लॉस नहीं है, नो एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द बॉल और ड्यूरिंग कॉलिजन विद द ग्राउंड, नथिंग, कुछ भी नहीं। तो what if I had some energy losses? Collision के वक्त एनर्जी लॉस होता है, मूवमेंट के वक्त एनर्जी लॉस होता है। इन दैट केस क्या मामला होगा? उस केस में ऑब्जेक्ट ड्रॉप तो वहीं से करता, आता ग्राउंड पे आके हिट करता, सही, ऊपर जाता, फिर वापस आता, हाइट कम हो जाती। तो मैं बल्कि डिफरेंट बनाता। ग्राफ ऐसा बनेगा, ड्रॉप हुआ, कॉलिजन के बाद ज्यादा हाइट पे नहीं जा सका, फिर ड्रॉप हुआ, फिर ड्रॉप हुआ, फिर ड्रॉप हुआ, मैक्सिमम हाइट रिड्यूस होती चली जाएगी। ये है जब एनर्जी लॉस हो रही है। It's not rebounding to the exact same height every time. ये रिबाउंड हाइट वक्त के साथ साथ कम होती है और ये ऑब्जर्वेशन कॉमन है आप लोगों को। आप देखते हो बॉल जब ग्राउंड को हिट करती है तो वो उतनी हाइट तक कभी वापस नहीं आती जिस हाइट से आपने उसे फेंका था। It gradually drops and a time comes where it becomes equal to zero. It's no longer rebound. अगर यही ग्राफ मुझे कोई बोलता कि मैं ग्राउंड को रेफरेंस नहीं ले रहा सर, मैं जहां से बॉल फेंका गया वहां से उसको रेफरेंस लिया, ग्राउंड को रेफरेंस नहीं ले रहा, जहां से मैंने फेंका है मैं उस जगह को रेफरेंस ले रहा हूँ। अगर यही चीज उस केस के लिए होती, अगर इसको ड्रॉ कर देता हूँ दोबारा, अब मैं चेंज क्या लेकर आ रहा हूँ,
मेरा रेफरेंस ग्राउंड नहीं है, मेरा रेफरेंस ये पॉइंट है, यहाँ से बॉल को फेंका गया, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। तो अगर ये पोजीशन मेरा रेफरेंस हुआ तो इसका मतलब बॉल जैसे नीचे जाना शुरू करेगी सारी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगी, इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, इसका भी नेगेटिव। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा आपका, वो होगा तो बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन अब आपके एक्स एक्सिस के नीचे हो। अब आपका ग्राफ ये होगा, ऐसा क्यों हो रहा है ये ग्राफ, ऐसा क्यों है? Why is it that you have the shape of the graph produced? तो देखो बात सिंपल सी है, इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। क्लियर कर देता हूँ ये कि जब आपने ड्रॉपिंग पॉइंट को रेफरेंस लिया था ना, तो आप अपने ओरिजिन से दूर जा रहे हो, आप अपने ओरिजिन से दूर जा रहे हो, या भी नेगेटिव में रहो। अब क्या हुआ, आप स्टार्ट ओरिजिन से हुआ आप, और अपने रेफरेंस से दूर जाना शुरू हो नेगेटिव के अंदर। जैसे ही आपने ग्राउंड पे हिट किया, ये पोजीशन थी जब आप ग्राउंड को हिट कर रहे थे, ये पोजीशन थी जब आप ग्राउंड को हिट कर रहे थे, तो आपका ग्राफ इस तरह से बन के सामने आ गया, पूरा ग्राफ ट्रांसलेट हो गया नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट में चला गया। तो इस तरह की चीजें आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, आप उसको इमेजिन करना सीखो, ग्राफ कैसा बनेगा, ट्रांसलेशन कहाँ होगी, किस तरफ होगी। इसी तरह से एक केस और है, हम बॉल को ड्रॉप करें, एक मिनट रखिएगा, बॉल ड्रॉप, फ्रॉम अ क्लिफ, या ड्रॉप नहीं बल्कि मैं बोलूंगा बॉल थ्रोन अप फ्रॉम अ क्लिफ, कोई मसला नहीं। कौन सी बात अनक्लियर है सोहा, बता दो, मैं समझा देता हूँ, या क्वेरी नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है, तो फिर हम यहाँ बात कर रहे थे ball thrown upwards from the top of a cliff. क्लिफ के टॉप से अपने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, ये क्लिफ थी, यहाँ से बॉल फेंकी गई, it's going to travel all the way up to a maximum height and then fall all the way down to the ground.
और ये आपकी जो हाइट है कैपिटल एच बोल देता हूँ। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, अजान हो रही है, एक काम करते हैं अजान के बाद इसका ग्राफ बनाते हैं और फिर आगे की तरफ इस चीज को लेके चलेंगे। We'll meet back at 7:40. ठीक है। चलो भाई। So we ended a lesson on the idea that we were throwing a ball upwards from the top of a cliff. The cliff had its height of capital H. ठीक है, सारी सिचुएशन हमारे पास थी, and the ball is supposed to fall down to the ground. अब ग्राफ बनाना है इसका हमें, ठीक है। तो लेट्स से इसको मैं यह करता हूँ, ये मेरा x एक्सिस और y एक्सिस है। This is displacement and this is time. मैं जहां से मैंने इसको थ्रो किया इस चीज को एज रेफरेंस ले रहा हूँ, सही। ये पॉइंट जहां से मैंने इसको थ्रो किया इसको मैं ऐसा रेफरेंस ले रहा हूँ, तो इसका मतलब ये जो जगह है इसको मैं कोइंसाइड करा देता हूँ अपने एक्स एक्सिस के साथ। मतलब ये मैंने ऐसे अरेंज कर लिया जैसे मेरे एक्स एक्सिस के साथ ये जगह कोइंसाइड हुई है। तो यहां से बॉल को ऊपर फेंका गया। तो इनिशियली अगर मैंने हिल के टॉप को रेफरेंस उठाया हुआ था, बॉल ऊपर फेंकी गई है, लाजिम बात है मेरा सर्टेन वेलोसिटी उससे ऊपर फेंका गया होगा। तो ऊपर जाते जाते यहाँ मैक्सिमम हाइट के ऊपर एक लम्हे के लिए रेस्ट पे आई, उसकी वेलोसिटी 0। तो मैं अपने ग्राफ में इस चीज को यहाँ मार्क कर सकता हूँ समझने के लिहाज से कि ठीक है भाई, दिस इज द मैक्सिमम हाइट, और ये वो लेवल है। और नीचे आके वो सरफेस पे जहाँ हिट कर रहा है ये वो जगह है। Capital H meters below the reference level, and this is your maximum height. मैंने बार्स बना दिया, लिमिट कर दिया कि मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ तक। अब लाजिम बात है 0 टाइम से शुरू हुआ, रेफरेंस पॉइंट से शुरू हुआ, ऊपर जाएगा, उसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होते होते 0 हो जाएगी। तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, इसका ग्रेडियंट आपको स्पीड बताता है। So what's going to happen is that your object is going to go all the way up, the graph is going to go all the way up, and it will come to rest. ग्राफ हॉरिजॉन्टल हो जाए। यहां से वापस रिटर्न जर्नी शुरू होती है, ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड दोबारा बढ़ाएगा। मैंने अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ट्रीट की हुई है और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव। तो जब तक ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा था मेरे ग्राफ का ग्रेडियंट पॉजिटिव था, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही थी, मैक्सिमम हाइट पे है, वेलोसिटी 0 हो चुकी है, ग्रेडियंट 0 है। अब जब वो नीचे की जर्नी शुरू करेगा तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, तो ग्रेडियंट भी मेरा नेगेटिव हो जाएगा। द ग्राफ इज गोइंग टू मेक अ टर्न नाउ। तो जितनी देर में वो ऊपर पहुंचा था उतनी देर में वो वापस नीचे भी आ चुका होगा अपने रेफरेंस पॉइंट पे। लेकिन अगर इससे ज्यादा आगे जाता है तो द ग्राफ वुड कंटिन्यू मूविंग फॉरवर्ड। इस तरह से आपका ग्राफ का ग्रेडियंट बढ़ता चला जाए। इस बात को शो कर रहा होगा कि भाई योर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। इसको मैं सिंगल पार्ट में बना देता हूँ ताकि
ऐसा लगेगा, it rose and now it fell. So this was the time when it crossed its reference point again, and this is the time, this is the position when it hits the ground. This part, इसका ग्राफ ऐसा बन के सामने, ये उस वक्त का ग्राफ है जब आपने रेफरेंस जो लिया है वो अपने हिल के टॉप को लिया है। अब मैं यही ग्राफ ड्रॉ करवाऊंगा आपसे, लेकिन इस बार हम रेफरेंस लेंगे ग्राउंड को। अगर ग्राउंड रेफरेंस होता तो इन दैट केस व्हाट वुड दिस ग्राफ लुक लाइक? Copy it first. तो चेंजेस क्या हुई है भाई? रेफरेंस हैज बीन चेंज्ड। नाउ द ग्राउंड इज माय रेफरेंस पॉइंट। मैं सारी डिस्प्लेसमेंट्स ग्राउंड से मेजर करूंगा। तो व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू नाउ is I'll coincide the base, that is the ground, with my x-axis. See, the ground को अपने x-axis से coincide कर दो। इसे नीचे करना पड़ेगा। ये चीज। अच्छा, ग्राफ कैसा बनेगा ये भी जरा देख लेते हैं हम। देखिए, अब आपने अगर ग्राउंड को रेफरेंस ले लिया तो ऑब्जेक्ट जो है वो ग्राउंड से नीचे तो गया ही नहीं। सही, ऑब्जेक्ट तो ग्राउंड से नीचे गया ही नहीं, इसका मतलब आपका ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे नहीं जाएगा। और अगर आप गौर करें तो आपने जर्नी यहां से शुरू की है। So this is your starting point. तो मैं लाइन बना देता हूँ। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ तो जर्नी की इब्तिदा हुई है। सही, मैक्सिमम हाइट ये आई है, ये मैक्सिमम हाइट है। ये स्टार्ट है उसकी जर्नी का, और एक गिरा वो यहाँ पे, तो ये एंड है। तो भाई ग्राफ तो शेप में तो वैसे ही बनेगा, शेप में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि शेप जो आपकी बता रही है वो उसकी वेलोसिटी की वेरिएशन के हिसाब से बता रही है कि भाई ऊपर जा रहा है, स्लो हो रहा है। सही, ये तमाम चीजें। तो भाई ये कैपिटल एच वाली लोकेशन है जहां से उसने जर्नी शुरू की, मैक्सिमम हाइट तक ऊपर पहुंचा, भाई नीचे आगे गिरा। इसका जो ग्राफ होगा वो शेप में तो यही बनेगा, लेकिन वो स्टार्ट यहां से नहीं होगा, अब वो स्टार्ट होगा एच। स्टार्ट होगा एच। अब ग्राफ ऐसा बने, starts from h, moves to maximum height, comes at rest over there for a while, and then drops back down when it hits the ground. बात समझ में आई? इस सवाल, इस बात में, इस क्वेश्चन में कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो बिल्कुल बेझिझक पूछ लो आप। ठीक है, ब्रिलियंट। 5 पेपर्स पे चलते हैं हम जरा।
जरा आपका माइंड फ्रेश करते हैं पास रिवर्स करके। स्क्रीन शेयर डिफरेंट कर रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ। अब पास रिवर्स करना हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी कहाँ तक जाता है हमारे कॉन्सेप्ट्स। ये एक एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ है। मैंने आपको एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं पास रिवर्स के थ्रू आपको एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करूँ। देखिए, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट जो है वो जर्क बताता है, झटका, एकदम से एक्सेलरेशन बढ़े या कम हो, उस चीज को आप जर्क का नाम देते हैं। यहाँ पे हम इस चीज पे नहीं जा रहे, हम ग्राफ को बहुत जनरली एक्स और वाई से ही एनालाइज करते हैं। क्वेश्चन बोलता है फुटबॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टॉल बिल्डिंग, ball is dropped from the top of a tall building. Which acceleration time graph best represents the motion of the football through air? एक टॉल बिल्डिंग से फुटबॉल फेंकी गई है, सही है, और एयर के अंदर वो फुटबॉल ड्रॉप हो रही है। देखो, एयर पे ड्रॉप हो रही है तो उसका मतलब एयर रेजिस्टेंस होगी, एयर रेजिस्टेंस होगी तो उसका मतलब टर्मिनल वेलोसिटी भी आएगी, सही, यानी वेलोसिटी बढ़ते 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 कांस्टेंट हो जाएगी। लेकिन अगर वेलोसिटी इंक्रीज होते होते कांस्टेंट हो गई तो उसकी एक्सेलरेशन पे क्या फर्क पड़ रहा होगा? एक्सेलरेशन जब आपकी वो बॉल ड्रॉप होती है तो वो मैक्सिमम होती है। एक्सेलरेशन है, बॉल ड्रॉप होती है तो वो मैक्सिमम होती है, और किसके बराबर होती है भाई? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के। और फिर जैसे जैसे बॉल नीचे गिरती जाती है, टर्मिनल वेलोसिटी आती है तो एक्सेलरेशन 0 हो जाती है। जब टर्मिनल वेलोसिटी आती है तो एक्सेलरेशन 0 हो जाती है। शुरू में स्टार्ट एक्सेलरेशन ग्रेविटेशन की वैल्यू से होता है और उसके बाद एक्सेलरेशन जो है वो 0 हो जाती है। इसका मतलब एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है। एक्सेलरेशन डिक्रीज सिर्फ एक ग्राफ में हो रही है वैसी, बाकी किसी में कांस्टेंट है, किसी में इंक्रीज है, दो में तो इंक्रीज है। ये भी गलत होगा कि एक्सेलरेशन बढ़ रही है, ये भी गलत है। डी वाला ग्राफ उस वक्त सही होता अगर यहाँ पे वेलोसिटी होती, तो डी वाला ग्राफ ठीक होता कि वेलोसिटी 0 से बढ़ते बढ़ते टर्मिनल अचीव कर। डी वाला ग्राफ उस वक्त ही होता इफ वैक्यूम की बात होती, क्योंकि वैक्यूम में एक्सेलरेशन चेंज नहीं होती, कांस्टेंट वैल्यू एग्जिस्ट करती है जो कि ग्रेविटी के बराबर है 9.8। इस वक्त जो ग्राफ, वाहिद ग्राफ जो करेक्ट बनता है वो सी वाला। कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई क्वेरी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। द डायग्राम शोज अ वीटी ग्राफ फॉर अ कार। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 सेकंड्स? शुरू के 4 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ? अच्छा, इसमें एक्स एक्सिस लेवल नहीं हुआ हुआ, ये तो अगर आप शुरू के 4 सेकंड्स के अंदर जो ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो वो एरिया अंडर द ग्राफ की बात है। एरिया आ रहा है आपके पास, इसके ऊपर आप डिटर्मिनेशन कर रहे हो। मैं यहाँ पे इसको
शेड भी कर देता हूँ। आप इस एरिया को डिटरमाइन कर रहे हो। ठीक है, बिल्कुल शेर। ओहो, तो जनाब ट्रेपीजियम है ये, हम ट्रेपीजियम के एरिया से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक ये 2 और एक ये 12 into height, that is 4, 28। इसका आंसर हो जाए। ये ट्रायंगल नहीं था शहीर, ये ट्रेपीजियम था, थोड़ा सा हमें गौर करना था इसमें। ये पूरा एरिया है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। ऑलराइट, the question says that which displacement time graph best represents the motion of a falling sphere, initial acceleration of which eventually reduces until it begins to travel at a constant terminal velocity। फॉलिंग स्फीयर का ग्राफ बनाना है, इनिशियल एक्सेलरेशन कम हो रही है अंटिल वो टर्मिनल वेलोसिटी पे आ जाए। लाजमी बात है वेलोसिटी इंक्रीज होकर टर्मिनल वेलोसिटी पे। आपने बॉल ड्रॉप की है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, इंक्रीज होते होते इट्स नाउ ट्रैवलिंग एट टर्मिनल वेलोसिटी। टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं तो आपको सबसे पहली बात जो रिकॉल करनी चाहिए यहाँ पे कि इस ग्राफ का ग्रेडियंट वेलोसिटी बताता है। So there is one thing sure, the gradient of the graph must increase. Okay? The gradient of the graph must increase and then become constant. दो बातें होनी चाहिए, velocity होगी, velocity increases और फिर constant हो जाएगी terminal velocity। यही मामला gradient के साथ होना है, gradient increase होना चाहिए और उसके बाद constant हो जाना चाहिए। देखिए ग्रेडियंट का इंक्रीज होना और कांस्टेंट हो जाना किस ग्राफ में नजर आ रहा है? ए तो मैं रिजेक्ट कर देता हूं क्योंकि ए में शुरू में ग्रेडियंट बहुत ज्यादा है और आखिर में ग्रेडियंट 0 हो जाता है। शुरू में ग्रेडियंट बहुत ज्यादा होने का मतलब ये है कि वेलोसिटी शुरू में बहुत ज्यादा है कि जब वो ड्रॉप हुआ तो वो मैक्सिमम स्पीड पे था और आखिर में वेलोसिटी कम होने का मतलब ये आखिर में आके रेस्ट पे आ गया। बॉल के साथ ये थोड़ी सिलसिला होता कि शुरू में जब रिलीज करते हो तो तेजी से गिरती जाती है और जमीन पे गिरते गिरते स्लो हो जाती है। तो उल्टा मामला होता है कि जब आप रिलीज करते हो तब वो रेस्ट पे होती है और जैसे जैसे वो नीचे जाती है तो उसका ग्रेडियंट बढ़ता है, उसकी वेलोसिटी में इजाफा होता है। तो ए रिजेक्ट हो गया। बी पॉसिबिलिटी है लेकिन बी का ग्रेडियंट बढ़ता ही जा रहा है। अगर आप देखें तो स्लोप जो है वो यहाँ इधर 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 ये स्लोप कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। टर्मिनल वेलोसिटी शो नहीं होगी। टर्मिनल वेलोसिटी शो होने के लिए ग्राफ का स्ट्रेट लाइन होना पड़ता है, वो वाहिद आपको नजर आ रहा है डी। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। सी भी गलत है क्योंकि सी ये शो कर रहा है कि वेलोसिटी 0 हो गई, ग्रेडियंट 0 हो गया भाई। ये बात ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट पहले हाई स्पीड पे ट्रेवल कर रहा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने आप को स्लो किया और आके रेस्ट पे आ गया एक सर्टेन डिस्टेंस।
ये बता रहा था सर, इसलिए सी भी गलत हुआ। सिर्फ डी है कि भाई ग्रेडियंट इंक्रीज हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक और उसके बाद ग्रेडियंट कांस्टेंट हो गया, डिक्लाइन बन गया आपके पास। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। यू गाइस गिव इट अ ट्राई, देखो कोशिश करो इसको थोड़ा सा पढ़ के। बेटे दोनों स्ट्रेट लाइन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, एक हॉरिजॉन्टल है और एक इंक्लाइंड है, लेकिन स्ट्रेट लाइंस है, इसमें कोई कर्व वगैरह नहीं है। पिछले केस में मेरे बच्चे एक्सीलरेशन तो हो ही नहीं रही थी ना, वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था, उसमें एक्सीलरेशन कहाँ से होगी। सोहा मैं बोलूंगा सोच लो। हाँ तो मेरे बच्चे एक्सीलरेशन कम होने का मतलब क्या है, वेलोसिटी टर्मिनल अचीव होती चली जा रही है ना। वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था, उसमें उन्होंने से आपको बताने के लिए एक थोड़ा सा एक आइडिया देने के लिए बोला था कि एक्सीलरेशन कम हो रही है, लेकिन ग्राफ में आप एक्सीलरेशन नहीं शो कर सकते थे, वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ थे सारे। ठीक है, ठीक है। यस शहील, योर आंसर इज परफेक्टली राइट, द आंसर इज सी ओवर हियर। और सी क्यों है, क्योंकि जीरो से लेके टी वन तक वेलोसिटी कांस्टेंट थी, तो आपने ये देखा जीरो से लेके टी वन तक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट कांस्टेंट, फिर वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू हो गई और डिक्रीज होते थे जीरो हो गई, तो आपके डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट भी डिक्रीज होता गया और डिक्रीज होते होते जीरो हो गया। जो कुछ आपके वीटी ग्राफ के ग्रेडियंट के वीटी ग्राफ के साथ हो रहा था वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के ग्रेडियंट के साथ, क्योंकि आपको पता है भाई वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट बताता है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट तो ग्रेडियंट भी कांस्टेंट, वेलोसिटी डिक्रीज तो ग्रेडियंट को भी डिक्रीज होना है, वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो ग्रेडियंट को भी इंक्रीज होना है। हाउ अबाउट 7, ये ट्राई करो।
अच्छा शहीर, उसने आपको बोला है लास्ट 2 सेकंड्स, फर्स्ट 2 सेकंड्स नहीं बोला उसने, asking you about this region. ठीक है, इसको ट्रेपेजियम के थ्रू सॉल्व करोगे। हाफ अगेन सम ऑफ पैरेलल साइड्स 6 + 12 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आंसर 18 आएगा। गुड वर्क गाइस। शोइंग, ये तो आपने ग्राफ्स वगैरह कुछ देख लिए। How is 6 and 12 parallel sides? ये देखिए ना, ये ट्रेपेजियम अगर मैं देखूं, तो ये 6 और 12 पैरेलल साइड्स नहीं होंगी। सही है, आगे बढ़ते हैं। The diagram shows the VT graph of a vehicle. See, the vehicle moving at 4 meters per second begins to accelerate at time 0. What is the vehicle's acceleration when time is 3 seconds? See, 3 seconds के ऊपर आप पहले डिटरमाइन करना चाहें। अब देखिए, इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए ना आपने एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। You need to draw a tangent. See, तो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए 3 सेकंड्स के ऊपर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करना चाहूँ तो ये 1 है, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, ये कोऑर्डिनेट है आपका 3। इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ होगा। ये आपका टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा। अब आप इस टेंजेंट का ग्रेडियंट निकालो, क्योंकि उसने बोला था 3 सेकंड्स, तो 3 सेकंड्स पे आपको जब तक टेंजेंट ड्रॉ ना हो पाए आप उस वक्त ग्रेडियंट निकाल नहीं सकते, क्योंकि लाजमी बात है ग्राफ में या भी कभी कर्व बनता है तो कर्व का ग्रेडियंट हर पॉइंट पे चेंज होता है। अगर आप कर्व का ग्रेडियंट निकालना चाहते हैं तो आपको उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे ये हमारे पास कोई भी 2 अच्छे कोऑर्डिनेट्स, एक ये उठा लो, चाहो तो ये वाले ले लो कोऑर्डिनेट्स, तो मसले की कोई बात नहीं है, वरना ये वाला कोऑर्डिनेट भी यूज कर सकते हैं। यूज दीस 2 कोऑर्डिनेट्स। तो ये कोऑर्डिनेट है 4.5, 8, ये कोऑर्डिनेट है 1, 3। सही, अब हम इसको यूज कर लेते हैं ग्रेडियंट निकालने के लिए। ग्रेडियंट का फॉर्मूला हम जानते हैं, y2 - y1 upon x2 - x1, so it's going to be 8 - 3 upon 4.5 - 1। तो सॉल्व कर लें, 5 upon 3.5, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। जरा मुझे बताओ क्या आंसर बन रहा है इसका।
1.428 मतलब अराउंड 1.3, क्लोज इनफ वैल्यू उठाऊंगा ना, मैंने हाइपोथेटिकल टेंजेंट ड्रॉ किया, अराउंड 1.3 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, तो इस तरह से आप इन सवालों को सॉल्व कर रहे हो। थर्सडे वाले दिन की क्लास में मैं और मजीद कुछ सवाल कराऊंगा, इसके कुछ थियरी क्वेश्चंस को भी देखेंगे हम, और उसके बाद नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह प्रोजेक्टाइल मोशन करके इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो उसमें मुझसे पूछ सकता है।